हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए नीट 2024 में जो बायोलॉजी एनसीईआरटी से आने वाली है वो पढ़ा रहा हूं। यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से एक्चुअली पूछते क्या है, एक्चुअली पेपर में आता क्या है। तो आप लोग जो पढ़ रहे होते हो वो बहुत ज़्यादा होता है। पेपर बहुत आसान है, सिंपल आता है, सिंपल चीज़ें ही आपको पढ़नी होती हैं। बार बार एनसीईआरटी को मेरे ढंग से पढ़ना तो आपको ज़रूर नीट में 360 आने की गारंटी मैं ले लूँगा। अगर आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो बात है, आप बस लगातार मेरे चैनल पर जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको देखते रहना। नीट में ये आपकी बहुत 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 ज़्यादा मदद करने वाली है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है ना। तो आप अभी हम 12th क्लास की सीरीज और 11th क्लास की दोनों वीडियो बना रहे हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बस एक बार आप यहाँ से कंटिन्यू करो, फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब आप अलग लेवल पर हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये हैं चीज़ें जो पूछी जाती हैं। आप एग्जाम देके देखना तो आपको यहीं से सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो चलते करते हैं शुरू आज की वीडियो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर को। छोटा सा चैप्टर है, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी। शुरू करते हैं। लिखा है, बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द major component of the biological system on this earth. You have studied about the diversity of living organisms in class 11. Do you remember which kingdom among the living organisms contain microorganisms which are the one that are only microscopic? तो प्रोटोजो आपको पता है प्रोटिस्टा में आते हैं माइक्रोस्कोपिक, है ना। आपको पता है मोनेरा में भी आते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, soil, water, air inside our body and that on other animal plants. They are present even in at site where no other life form could possibly exist. Sites such as deep inside the geyser, thermal vents, temperature may be high as 100 of degree, वहाँ भी बैक्टीरिया वगैरह मिल जाएंगे. Deep in the soil, under the layer of snow, several meters thick and in highly acidic environment. Microbes are diverse. तो ये यहाँ से आपको पढ़ना है। माइक्रोब्स में प्रोटोजोआ आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंगाई आते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आते हैं, प्लांट वायरसेस आते हैं, वायरोइड्स आते हैं, एनप्रायोन्स आते हैं। दे ऑल आर माइक्रोब्स। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कौन कौन आते हैं माइक्रोब्स में। फिर यहाँ पर प्रायोन्स की डेफिनेशन भी दी है, तो पता होना चाहिए कि प्रायोन्स आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। ये सवाल यहाँ से बनेगा, आप कर दोगे। Next is some of the microbes are shown in figure this one. A microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies and that can be seen in the naked eye. तो ये ध्यान रखना, आप बैक्टीरिया को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, पर आप बैक्टीरियल कॉलोनी को नेक्ड आई से देख सकते हैं। सवाल बनेगा यहाँ से। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ फोटोज हैं अगले पेज पर, इनमें से मेरे को पता लगता है कि ये सवाल यहाँ से बनेगा एक। ये आप याद कर लेना कि एडिनो वायरस जो है वो आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है। ये सवाल यहाँ से बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि टीएमवी की जो शेप है वो आपकी रोड शेप होती है, ये पता होना चाहिए आपको जरूर। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। पॉलीहेड्रल शेप होती है एडिनो वायरस की, ये यहाँ से फोटो में देख लेना ध्यान से, यहाँ से पूछ लेंगे। नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाकी ये एक फंगल कॉलोनी है, ये देख लेना ऐसे ही बस, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज पर लिखा है कि इन चैप्टर 7 you have read that microbes cause a large number of disease in human beings. They also cause disease in animal and plants. But this should be not be make you think that all the microbes are harmful. Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. Next है microbes in household products. You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day, and a common example of the production of curd from milk. तो यहाँ से हमें याद करना है कि कर्ड फ्रॉम मिल्क किससे बनती है, लैक्टोबैसिलस से। जो मैं मार्क कर रहा हूँ बस आप ये मार्क कर लो, ये याद करना है कि कर्ड मिल्क बनती है लैक्टोबैसिलस से। और लैब्स जिन्हें हम कहते हैं, जो क्या करते हैं एक्चुअली, सवाल ये आएगा कि लैब एसिड बनाते हैं, वो एसिड कोएगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, ये सवाल पूछा जाएगा। और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड अगर आप इनोकुलम की तरह यूज करते हो, जो स्टार्टर्स होता है जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। आपको पता है ये दही कैसे बनाते हैं। एंड विच सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दिस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड विच विल ऑल्सो इम्प्रूव। ये सवाल यहाँ से आएगा कि ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कि ये उसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है। हमारे स्टमक में जाकर के ये बैक्टीरिया जो है, वहाँ डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। ये भी ध्यान रखना आप, ये लाइन यहाँ से पूछ लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है द डो। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा बनाने के लिए, इडली सांभर बनाने के लिए जो डो बनाते हैं वो आपको पता है उसमें फर्मेंटेशन होता है, उसके लिए बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डोसा डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। फर्मेंटेशन में CO2 निकलते हैं, आपको पता है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है। एंड वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर द फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। बैक्टीरिया एयर से आएंगे, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो एयर से बैक्टीरिया आ जाएंगे।
सिमिलरली द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। तो बेकर्स यीस्ट क्या होता है, यहाँ से याद करना है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। यहाँ से याद करना है तोड़ी। तोड़ी एक तरह की शराब होती है जो कि आपकी सैप ऑफ द पाम से बनती है, ये याद कर लोगे। फर्मेंटिंग फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स को भी फूड में यूज किया जाता है। आज की तारीख में सवाल आएगा चीज़ जो है वो किससे बनाते हैं। यहाँ पर एक नाम है, सीधा सीधा याद करना है कि चीज़ जो है वो आपको, वो भी स्विस चीज़ जो है वो आपका यहाँ से उसमें होल होते हैं, वो CO2 निकलने से होते हैं, और वो प्रोपियोनिवेक्टम शर्मानी से बनता है। ये एक अच्छा सवाल है कि स्विस चीज़ जो है वो किससे बनता है, तो आपको बताना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम से बनेगा। भाई ध्यान रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, ना कि कोई फंगस है। लेकिन अगले यहाँ लिखा है द रॉकफोर्ड चीज़। रॉकफोर्ड चीज़ जो है वो आपका राइपेंड होता है फंजाई से, ये सवाल फंस जाएगा। रॉकफोर्ड चीज़ फंजाई से होता है, और जो आपका ये है जो आपका ये क्या बोलते हैं स्विस चीज़ है वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी से होता है। वो बैक्टीरिया है और ये फंगस है, और इसके लिए फंगस है पेनिसिलियम। तो आपको दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है उसका नाम पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये इससे बनता है कौन सा, रॉकफोर्ट चीज़, ठीक है। फिर है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया थोड़ा थोड़ा सा बताया है, लिखा है कि इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट valuable to human beings. Beverage and antibiotic are some example. Production of an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. लिखा है fermented beverage microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverage like wine, beer, whiskey, brandy. ये सब आपको पता है ईस्ट से बन रहे हैं, तो ये मार्क कर लेना। Saccharomyces cerevisiae used for the bread making and commonly called the brewer's yeast and is used for the fermenting malting cereals and fruit juices। से शराब बनाते हैं। नीचे आपको सवाल आएगा कि कौन सी शराब डिस्टिलेशन से बनती है, कौन सी नहीं बनती है। जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वो डिस्टिल्ड होती है, जिसमें नहीं होती ज़्यादा वो कम डिस्टिल्ड होती है, वो डिस्टिल्ड नहीं होती है ऐसा। तो यहाँ से याद करना है आपको कि जो आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि मान लो विस्की है और ब्रांडी है, इनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है रम में, ये डिस्टिलेशन से बनती हैं। जबकि जो आपकी वाइन वो बियर है, इसमें पता नहीं कहाँ चला गया वो, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस विद और विदाउट डिस्टिलेशन टाइप ऑफ, ये यहाँ पे मार्क कर लेना। वाइन एंड बियर जो है वो आपकी विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, उनमें कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कम रहता है, तो ये ध्यान रखना। बस इतना सवाल यहाँ से बनेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं, आ जाएगा, ठीक है। नीचे दिया है एंटीबायोटिक्स का पैराग्राफ, तो यहाँ थोड़ी सी कहानी है, जरा पढ़ लेते हैं। लिखा है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century एंड हैव द ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। एंड एंटी का मतलब होता है एंटी लाइफ, लाइफ के मतलब जीवन के विरुद्ध, जीवन के उल्टा जो काम करती है वो है एंटीबायोटिक। लिखा है एंटीबायोटिक आपको नहीं मारती हैं, आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, ये जिसके लिए बनाई है मतलब बैक्टीरिया पर काम करती होती हैं। एंड दे आर अगेंस्ट द लाइफ एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म वेयर विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ, आपका जीवन बचाती हैं। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की कहानी है। यहाँ पर लिखा है कि एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। जब उन्होंने उस कल्चर प्लेट को छोड़ दिया कुछ दिनों तक, तो उसके बाद उन्होंने उसमें देखा कि कल्चर प्लेट में ऐसा हो गया कि वहाँ पर एक फंगस ग्रो कर गया, ग्रीन कलर का मान लो। तो जब वो फंगस वहाँ पे ग्रो कर गया तो उन्होंने देखा कि ये फंगस क्या ग्रो कर गया है। वहाँ पर फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम, और उन्होंने क्या किया कि उस कल्चर को फेंका नहीं, उस कल्चर को उन्होंने चेक किया। उन्होंने देखा जहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो हुआ था उस जगह पर बैक्टीरिया नहीं है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया को मार दिया गया है। इसका मतलब है कि फंगस ने कुछ बनाया है जिससे बैक्टीरिया मर गए हैं, ठीक है ना। तो लिखा हाउएवर इट इज फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे ने बनाया। एंड दैट दिस वाज एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज फ्रॉम ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 में दी गई। फिर यहाँ पे मार्क कर लेना, सवाल आएगा फ्लेमिंग को, चेन को, फ्लोरे को, तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो फुल पोटेंशियल जो इसका निकाला जाता है, वो फुल पोटेंशियल जो है आजकल पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से निकालते हैं। क्राइसोजीनम, इससे इसका फुल पोटेंशियल निकाला जाता है, क्राइसोजीनम से, ठीक है। तो फुल पोटेंशियल नोटेटम से नहीं निकालते, वो शुरुआती बात है, ठीक है ना। बस इतनी बात है, कर लोगे। ये जरूर याद रखना, नोबेल किसे किसे मिला था और फुल पोटेंशियल किसने बनाया था, शुरू में किसने किया था, ऐसा। और ये पहली एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से निकाली गई थी, मतलब ये वैसे भी पहली एंटीबायोटिक थी जो बनाई गई थी।
उसके बाद ही बाकी सब एंटीबायोटिक्स हैं। तो दूसरी एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया से भी मिलती है, ऐसा है। जैसे यहाँ लिखा है कि आफ्टर पेनिसिलिन after penicillin other antibiotic were also purified from the other microbes like bacteria. Can you name some other antibiotics? तो एक आधी एंटीबायोटिक का मैं नाम बताता हूँ क्योंकि वो सवाल बन सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का सवाल बन सकता है आपको, क्योंकि ये पहली एंटीबायोटिक थी जो कि बैक्टीरिया से निकाली गई थी। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस उसका नाम है, ठीक है, और साइंटिस्ट थे वैक्समैन ने निकाल ली थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे बैक्टीरिया से पूछी तो आप बैक्टीरिया से बताएंगे, अगर आपसे फंगस से पूछी तो आप फंगस से बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली माइक्रोब्स सच एज प्लेग। तो प्लेग आपका यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, न चाहो तो नोट कर लेना। वोफिंग कफ आपकी बोर्डेटेला पर्टूसिस से होती है। डिप्थीरिया आपका कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है। लेप्रोजी आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। तो ये चारों डिजीज के नाम एटलीस्ट इतना पता हो कि ये बैक्टीरियल बीमारी है, एटलीस्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आगे लिखा है कि केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स microbes are also used for commercial industrial production of the certain chemical like organic acids, alcohols, enzymes. Example of the acid producer है Aspergillus niger। ये याद करना है सीधा कि Aspergillus niger से सिट्रिक एसिड बनता है, एसिटोबैक्टीरियम एसिटाई से एसिटिक एसिड बनता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड बनता है। ध्यान ये रखना है कि ये ब्यूटाइलिकम है, ब्यूटाइरिकम नहीं है, ब्यूटाइलिकम है, एल है, इस एल पे ध्यान देना, आर ना कर देना, सही। फिर है यहाँ लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बनता है। तो आप ये चारों को एसिड याद रखेंगे, किससे कौन बनता है, बहुत अच्छा सवाल है ना। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज का मेंबर भी है, ये भी याद रख लेना। फिर लिखा है ईस्ट, जो कि आपका ईस्ट भी आपका एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है और ये आपका शराब बनाने के लिए यूज होता है, एथेनॉल। एंड माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर एंजाइम नाम नहीं बताया, बस लिख दिया है। और लिखा है कि जैसे लाइपेजेस जो हैं वो डिटर्जेंट्स में डालते हैं बना करके ऑयल्स को हटाने के लिए। और यहाँ नीचे लिखा है कि ये वाला सवाल बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है सीबीएसई में, कि फ्रूट जूसेस को क्लियर करने के लिए मार्केट में क्या है। तो आप बताओगे कि मार्केट में पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस नाम के एंजाइम हैं जो कि फ्रूट जूसेस को क्लियर करने में काम आते हैं। फिर एक अगला सवाल है, इसके बिना तो पेपर छपते ही नहीं है कभी भी, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बना गया है, जो कि एक क्लोट बूस्टर है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लोट होते हैं उनको हटाता है, जिनको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक जिस वजह से हुआ होता है, वो क्लोट को रिमूव करने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इट इज ए क्लोट बूस्टर, ये याद करना है, ठीक है, जरूर यार, ये आएगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। ये याद करना है कि साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है जो कि आपकी फंगस, ये फंगस बहुत स्पेशल है, फंगस को जरूर याद करना है भाई, बाकी कुछ याद करो ना करो। फंगस ट्राइकोडर्मा से मिलती है। तो क्योंकि यार ये बैक्टीरिया आप इसको नहीं लगाओगे, ये ध्यान रखना है, मतलब आपको इसको ट्राइकोडर्मा को बैक्टीरिया नहीं लगाना, पता नहीं होता, कई बार लग जाता है, ध्यान रखना, फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम लगाना है, ध्यान से, दिमाग से, ठीक है। स्टार्टिन्स, फिर अगला सवाल है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्टार्टिन्स जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनोएस्कस परप्यूडियस। तो स्टार्टिन्स जो है वो मोनोएस्कस परप्यूडियस ईस्ट से बनाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना कि मोनोएस्कस भी एक फंगस है, ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। एंड हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपका यूज करते हैं स्टार्टिन्स को, बाजार में बहुत तरह के स्टार्टिन्स मौजूद हैं। फिर सवाल ये आएगा कि वो कैसे काम करता है स्टार्टिन। तो आप कर दोगे कि स्टार्टिन जो है वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है उन एंजाइम्स को जो कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करते हैं। तो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल मुझे लगता है, हमेशा ही ये पूछा जाएगा कि कैसे स्टार्टिन काम करते हैं। तो आप बताओगे स्टार्टिन्स लोवर्स द कोलेस्ट्रॉल मेकिंग एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम का नाम यहाँ दिया नहीं, HMG को रिडक्टेज नाम है उसका, यहाँ है नहीं वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये एक अच्छा सवाल है, बड़ा थ्योरी का भी सवाल है, बोर्ड में भी इसमें से BOD वगैरह के सवाल पूछा जाएगा। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called the sewage, and it contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban wastewater disposed of daily?
दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम डायरेक्टली. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो डायरेक्टली आप चीज़ों को पानी में नहीं डाल सकते, है ना, खराब हो जाएगा वाटर, पीने लायक नहीं रहेगा, और जो बेचारे जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे. And before disposal, hence sewage is treated in sewage treatment plants to make it less polluting. Treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbes. यहाँ से मार्क कर लेना आप, ये वर्ड पूछ ले कभी कोई. एंड दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट ऑन द 2 स्टेज. 2 स्टेज में आप पानी को, इसको गंदे पानी को साफ करते हो. पहला ट्रीटमेंट है प्राइमरी. प्राइमरी में करते क्या है, छानते हैं और चीज़ें जो ऐड करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन करते हैं, तो जिससे कि जितना ज़्यादा साफ़ हो जाए. पर जो पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ हैं, पानी में घुला हुआ जो मटेरियल है वो नहीं हटता है, तो ऑर्गेनिक मैटर घुल जाता है. उसको हटाने के लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं. पहले भारी चीज़ें जो नीचे बैठ जाएँ उनको हटाते हैं. लिखा है दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. दीज आर रिमूव्ड बाय 2 स्टेजेस. इनिशियली पहले तैरते हुए चीज़ों को हटाते हैं बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. दैन द सोयल एंड स्मॉल पेबल आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन. ऑल सॉलिड दैट आर सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज, जो नीचे बैठ जाएंगे उन्हें प्राइमरी स्लज कहते हैं. एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट. द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जो ऊपर तैरता हुआ है उसे दूसरे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं. सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. दूसरा ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, वो जो ऊपर से इफ्लुएंट उतारा है, मतलब जो साफ पानी थोड़ा हो गया है ऊपर, उसको उतारा है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर घुला हुआ है, उसको ले जा करके दूसरे टैंक में डाला जाएगा. द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड. उसको हिलाते रहते हैं ताकि उसके अंदर एयर जाती रहे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहे. और उसमें होता यह है कि उसके अंदर एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करते हैं जो कि एक फ्लॉक बना लेते हैं, जैसे कि मास ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया, दोनों का मिला जुला जाल जैसा बन जाता है उसके अंदर. उस पानी के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि उसमें एयर से, आप ऐसे मान लो एयर से या हमने डाल दिए, दोनों चीज़ें हैं, उसके अंदर आप एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस डालते हैं तो दोनों मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसे फ्लॉक कहते हैं. काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करते हैं. ध्यान ये रखना है जब वो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे होते हैं तो उस ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे खत्म कर रहे होंगे. एंड दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी. एक्चुअली बीओडी क्या है आप समझ लो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं. एक्चुअली जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पर उन एरोबिक बैक्टीरिया को आपकी ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो जितना ज़्यादा, और देखो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतने ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, उतनी उनकी ऑक्सीजन डिमांड होगी. समझ आई ना. तो हम 1 लीटर पानी में ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बैक्टीरिया जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं, दैट इज़ द बीओडी. अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी. अगर किसी पानी की बीओडी कम है तो हम ये समझ सकते हैं कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर अब कम हो गया है. ठीक है ना. ऐसा तो ये पेपर में, बोर्ड में हर जगह बीओडी पर सवाल बनता ही है जरूर, तो याद कर लेना. एंड द इफ्लुएंट बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर. ये नीट में आती है लाइन, यहाँ से डेफिनेशन बोर्ड में भी आएगी. एक जितना भी मतलब 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब वो आपका पूरी तरह से खत्म हो जाए तो उसे मतलब उसको खत्म करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, दैट इज बीओडी. The sewage water is treated till the BOD of is reduced. The BOD test measure the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of the organic matter present in the water. Indirectly BOD, indirectly, directly नहीं, indirectly. मेरा एक बार ये गलत हुआ था कहीं सवाल पेपर में. इनडायरेक्टली बीओडी मेजर है किस बात का, कि पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है. ठीक है ना. एंड द ग्रेटर द बीओडी वेस्ट वाटर द मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. जितना बीओडी ज़्यादा होगी उतना ही पॉल्यूटेड होगा. सिंपल है, यहाँ से बीओडी वगैरह का सवाल ही बनेगा, बाकी कुछ नहीं. वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द इफ्लुएंट इज देन पास टू सेटलिंग टैंक. बाद में उसके बीओडी कम हो जाएगी तो उसे एक सेटलिंग टैंक में ले जाएंगे. सेटलिंग टैंक में ले जाने पर जो फ्लोक्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे. दैट इज एक्टिवेटेड स्लज. नाउ उस एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरियल फ्लोक्स हैं फंगस के साथ में, उसमें से थोड़ा सा चीज़ें लेकर के हम दोबारा से इनोकुलम लगाने के लिए सैंपल रख लेते हैं निकाल करके. ठीक है ना. और बाकी जो हमारा बचा हुआ जो फ्लॉक्स है, और फ्लॉक्स के ऊपर जो इफ्लुएंट है, साफ पानी अभी फ्लॉक के ऊपर है, 6-5 बीओडी होगी उसकी लगभग, उसे उतार देते हैं नदियों में. बचा हुआ जो एक्टिवेटेड स्लज है फ्लॉक्स वाला, उसको ले जाते हैं अनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ख़त्म करने के लिए. यहाँ लिखा है वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank
थोड़ा से लेकर के उसमें से वापस इनोकुलम की तरह यूज करते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प टू द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ एनारोबिक बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मेथोनोजेंस होते हैं। मेथोनोजेंस वो क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया को, और एरोबिक फंगस जो उसको ख़त्म करते हैं, उस डाइजेशन करते हैं उसका। उसकी वजह से वहाँ पर मीथेन गैस बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये एक तरह से बायोगैस है। तो यहाँ पर उस मेथोनोजेंस से, मेथोनोजेंस उन एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस को ख़त्म करके, मेथोनोजेंस उन एरोबिक बैक्टीरिया फंगस को ख़त्म करते हैं, जिसमें से फिर बायोगैस निकलती है, और जो बचता है वो खाद होता है, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं। कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इन्फ्लामेबल। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इन टू द नेचुरल वाटर बॉडी लाइक रिवर एंड स्ट्रीम्स। और कह रहे आप ऊपर से देख सकते हो, ऐसा फोटो में दिखता है। चलिए, यहाँ पर आपको ये वाला पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ ऐसी फालतू है, एक बार पढ़ लेना खुद से। इसमें जो काम का सवाल है वो यहाँ पर है, ये नीट में आएगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये मार्क कर लेना, पक्का है, सवाल आएगा। इन इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव द मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। एक लाइन है बस, यही आएगी, बस ध्यान रखना, कर लेना याद। अंडर दिस प्लान इट प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट बनाने के लिए प्लान है। टू ट्रीट ओनली ट्रीटेड सीवेज में भी डिस्चार्ज इनटू रिवर। अ विजिट टू सीवर, अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों या अपने सर के साथ जा करके देख लेना जहाँ भी ये प्लांट होगा, ऐसा लिखा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो जैसे अभी आपने देखा था कि बायोगैस बनाने के लिए मेथनोजेंस की जरूरत होती है, दे आर एनारोबिक बैक्टीरिया, वो बनाते हैं मेथनोजन, मीथेन बनाते हैं, एंड दैट इज द बायोगैस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ भी वही है, कुछ ऐसा ही, जो गोबर की जो स्लरी होती है उससे मेथनोजेंस की हेल्प से कैसे बायोगैस बनेगी ये समझाया गया है। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस containing predominantly methane and produced by the microbial activity and which may be used as fuel. You have learned that microbes produce different type of gases and products during their growth and the metabolism. The type of the gas produced depend upon the microbes and the organic substrate they utilize. In the example cited in the relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverage, the main gas produced was CO2. और ज़्यादातर CO2 बनती है। And however certain bacteria which grow anaerobically, इस वर्ड को मार्क कर लेंगे, ये पेपर में आने लायक है, जो एनारोबिकली सेलुलोज मटेरियल पर काम करते हैं बैक्टीरिया, वो वहाँ पर मीथेन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसे ध्यान रखना यहाँ से, ठीक है। पीछे हाइड्रोजन सल्फाइड भी था, ध्यान देना, यहाँ हाइड्रोजन है। एंड दिस बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड द मेथनोजेंस, इनको मेथनोजेंस कहते हैं। वन सच कॉमन बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पल याद करना है यहाँ से। दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनारोबिक स्लज एंड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमेन। तो र्यूमेन मतलब जो गाय भैंसों में स्टमक का एक पार्ट होता है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। वहाँ पर ये सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेशन में मदद करते होते हैं। इन र्यूमेन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। डू यू थिंक द ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज? नो, हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर सेलुलेजेस नहीं होते, बीटा अमाइलेज चाहिए होता है, वो हमारे पास नहीं है। Thus, the excreta of the cattle, commonly called the gobar, is rich in the bacteria. Dung can be used for generation of biogas, commonly called as gobar gas. The biogas plant consists of concrete का टैंक चाहिए होता है, 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा, उसमें हम गोबर की स्लरी भरते हैं, उसके ऊपर एक फ्लोटिंग करता हुआ टैंक डाल देते हैं। टैंक जो है, इसमें मैं बता देता हूँ क्या है। गैस बढ़ने से टैंक ऊपर उठने लगता है, और जब टैंक ऊपर उठेगा तो उसके अंदर सीधा सीधा समझ जाओ गैस है। उसके बाद जो आपका नीचे स्लरी बचती है उसको निकाल करके दूसरे टैंक में ले जाते हैं, वो गाँव खेत में डालने के काम आती है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम करता होता है। ये कहानी यहाँ लिखी हुई है, इसमें कुछ ऐसा सवाल बनने वाला नहीं है नीट के लेवल पर, बट बोर्ड में सवाल आ सकता है, ठीक है ना। नीट में यहाँ से जो सवाल आएगा वो ये होगा, इसे आप मार्क कर लेना। ये पूछते हैं कि इंडियन, ये वाला यहाँ से पूरी लाइन पढ़ना। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली बाय द एफर्ट ऑफ IARI दिल्ली एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इन्होंने बनाई है। तो ये थोड़ा दोनों का नाम याद कर लेना। नीचे लिखा है कि अपने टीचर के साथ जाकर के कहीं देख के आना, तो देख आना आराम से बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है बायो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। और बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह किस तरह से माइक्रोब को यूज करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि खेतों में पेस्टिसाइड, दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड डाली जाती हैं, तो उसको आप कैसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको दवाइयाँ तो डालनी नहीं है, तो वहाँ हम किस तरह से रोक सकते हैं उनको, जो ऑर्गेनिज्म वहाँ हैं, मतलब जो वहाँ इंसेक्ट्स हैं, उनको कैसे रोकेंगे बिना किसी दवाई के, उसे हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स की मदद से रोकना। तो उसमें हम ये करते हैं कि एक प्रेडेशन पर ही डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का प्रेडेशन करता है,
तो हम अपने खेत में दूसरे प्रेडेटर्स को रखें जो कि हमारे यहाँ जो इंसेक्ट्स पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करें, क्योंकि आपको पता है प्रेडेटर जो है वो अपने प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो उसी पर बेस्ड है प्रेडेशन, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, मतलब प्रेडेटर जो होता है उस पर बेस्ड है पूरा थीम। लिखा है कि बाय कंट्रोल एफर्ट टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज ऑफ केमिकल, by use of insecticide and pesticide. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike and have been polluting our environment. Soil, groundwater, fruit, vegetable and crop plant, our soil is polluted through our use of weedicide and remove weeds. Biological control of the pest and disease. In agriculture, there is a method of controlling pest that relies on natural predation. तो ये नीट में आता है कि किस पर आधारित है, प्रेडेशन पर आधारित है ये सवाल। Rather than induced chemical, a key belief of the organic farming is that biodiversity furthers health. मतलब ये कहते हैं कि आप जो है बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म ना करें, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी रहनी चाहिए। अगर आप इस तरह से दवाइयाँ डाल के खेतों में मतलब चीज़ों को ख़त्म करते रहेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, उसके पता ही आपको क्या होगा, पोलिनेटिंग एजेंट ख़त्म हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट, मतलब जो इकोसिस्टम है वो आपका गिर जाएगा। लिखा है कि rather than introduce chemical, a key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. The more variety the landscape has, the more sustainable that it is. जितना भी वैरायटी होंगी उतना सस्टेनेबल आपका होगा ecosystem. The organic farmer therefore work to create a system where the insects that are sometimes called the pest are not eradicated but instead are kept manageable level by the complex system of checks and balance within a living and vibrant ecosystem. कॉन्ट्रेरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग जब लोग करते हैं तो दवाइयाँ छिड़कते हैं सीधा, वो आपको नहीं करनी है, जिससे कि यूजफुल और हार्मफुल इंसेक्ट दोनों मर जाएंगे और ये प्रॉब्लम की बात होगी, है ना। एंड दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच दैट सीक्स द डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब्स एंड इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन द मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड fauna and flora. The organic farmer hold the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable. For without them, the beneficial predatory and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. ये कह रहे कि किसी एक को मार दोगे तो जो उन पर डिपेंड होते हैं वो भी मारे जाएंगे, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक बात होगी। अगर मतलब एक मरेगा तो उसके ऊपर दूसरा भी मरेगा, जो डिपेंड करता है वो भी, ठीक है ना। आगे लिखा है thus the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemicals. तो मतलब कह रहे कि हम दवाइयाँ डालने से बचेंगे और इससे कि आपको पता है फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। An important part of the biological farming approach is to become the familiar with the various life form. आपको पता होना चाहिए बहुत सारे लाइफ फॉर्म के बारे में, उनके इंट्रैक्शंस के बारे में, प्रेडेशन के बारे में, प्रेडेटर के बारे में, and the form that inhabit the field, predator as well as pest and also their life cycle, pattern of feeding and then the habitat that they prefer. This will help to develop appropriate means of biocontrol. यहाँ से नीट में आएगा, ऊपर तो ऐसे कहानी थी, यहाँ से सवाल आएंगे। तो पहली लाइन में बहुत सारे सवाल हैं, मार्क कर लो। लिखा है कि द फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। ये कह रहे हैं कि लेडी बर्ड जो होती है और ड्रैगन फ्लाई, ये एफिड्स और मॉस्किटो से रेस्पेक्टिवली, ध्यान रखना, लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करती है और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल करती है। ये दोनों लाइन याद करनी है आपको यहाँ से। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल एजेंट, जैसे कि आप जानते हो कि आपका बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस होता है, बीटी, जो बटरफ्लाई के लार्वा को कंट्रोल करता है। ये बाज़ार में शैशे में मिलते होते हैं, उनको पानी में मिक्स करके आप बाज़ार में इनके स्पोर्स को डाल सकते हो अपनी फसलों के ऊपर, जहाँ पर ये आपके जैसे कि ब्रेसिकास वगैरह फ्रूट ट्री के ऊपर इनको डाल सकते हो। वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट लार्वे जब इनको खाते हैं तो ये इंसेक्ट लार्वा की, आपको पता ही है ना बायोटेक में, ये इंसेक्ट लार्वा के गट में जा करके वहाँ पर टॉक्सिन बनाते हैं, बीटी टॉक्सिन जिसे कहते हैं, जिससे कि लार्वा जो है वो मर जाते हैं। तो इस तरह से आपके खेत जो हैं वो कैटरपिलर लार्वा से मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। बट लीव अदर इंसेक्ट, इसकी वजह से दूसरे कोई नहीं मरते, क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ये वही काम करते हैं जिसके लिए डाले जाते हैं, ये ध्यान रखना। बट लीव अदर इंसेक्ट अनहार्म्ड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज की तारीख में हमने बीटी का जीन निकाल करके डायरेक्ट प्लांट में डाल दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल है बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल विच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट ऑफ अवर कंट्री। ये बाद में पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। A biological control which being developed for use in the treatment of plant disease, the fungus Trichoderma. Trichoderma के बारे में बढ़िया है सवाल है ये पा। Trichoderma जो है वो आपका एक फ्री लिविंग फंजाई है, पहला सवाल। दूसरा, ये रूट इकोसिस्टम में मिलता है। दूसरा सवाल ये है, ये बहुत सारे पैथोजेंस को प्लांट की रूट में पैदा होने से रोकता है। ये 3 सवाल हैं, याद कर लेना यहाँ से।
फिर ये बहुत अच्छा सवाल है अगली लाइन में, भैया बढ़िया सवाल है। ये लिखा है कि बैकुलोवायरस दैट आर पैथोजन दैट अटैक द इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोडा, जो कि बैकुलोवायरस जो है वो आपका एक बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस के अंडर में आता है। एंटीवायरस एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब सबको नहीं मारता, स्पीसीज स्पेसिफिक है। And they have been shown to have no negative impact on plant and mammal and bird and fish or even non-target insects. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved. जब आपको सबको नहीं मारना होता है तब आपको इसका यूज करना होता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, जाकर के केवल उसे ही मारता है, इसके नाम का डाला गया है। ठीक है ना। यहाँ पर सवाल मिलेगा आपको जब आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं प्रोग्राम तब, और या फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर रहे होते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। पेपर में, बोर्ड में, नीट में हर जगह आएगा कि आईपीएम के अंतर्गत किसे यूज करते हैं जब आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को कर रहे होते हैं ट्रीट, तब क्या करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना आएंगी जरूर। और ये जरूर पूछेंगे कि बैकुलोवायरस जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस में होता है। जीनस कौन है और स्पीसीज कौन है, याद रखना। नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। लिखा है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर आर नॉट केमिकल, दे आर नॉट केमिकल, दे आर माइक्रोब्स. And with our present day lifestyle, environmental pollution is a major cause of concern. This use of chemical fertilizer to meet the ever increasing demand of agricultural produce has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with overuse of chemical fertilizer and there is a large pressure to switch the organic farming. The use of the biofertilizer organism, ये पहला सवाल यहाँ नीट में आएगा। Biofertilizer are organism, यही स्टेटमेंट है, कर देना सही। बायोफर्टिलाइजर ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स, ये नीट में आने वाले सवाल हैं। जो आपको पता है दालों के पौधे में, लेग्यूमिनोसी में नोड्यूल, रूट नोड्यूल जो होते हैं उनमें आपको रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम मिलता है जो कि वहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है जिसके अंदर नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, N2 से NH3 बनाता है, ध्यान रखना। एंड ये एनारोबिकली इस कार्य को करते होते हैं, ये भी याद रख लेना। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू NH3 एंड विच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग। ये मार्क करो, ये 1,000,000% आएगा, यहाँ से आएगा ये बस 1000%। फ्री लिविंग एग्जाम्पल दो नाइट्रोजन फिक्सर के, एजोस्पाइरलम एजिटोबैक्टर, फ्री लिविंग एजोस्पाइरलम एजिटोबैक्टर, फ्री लिविंग याद कर लेना भाई, ये आएगा, ठीक है ना। And thus enriching the nitrogen content of the soil. Fungi are also known to form symbiotic association with plants mycorrhiza. Mycorrhiza फंगस जब हायर प्लांट की रूट के साथ में जुड़ जाता है और फंगस वहाँ शेल्टर लेता है और वहाँ पर ये उसकी फॉस्फोरस नाइट्रोजन वगैरह की एब्जॉर्प्टिव पावर बढ़ाता है प्लांट की, और ये वहाँ पर प्लांट से खाना लेता रहता है आराम से। तो ये एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाती है। और माइक्रोराइजा दो टाइप के हैं, एंडोमाइक्रोराइजा, एक्टोमाइक्रोराइजा। एंडोमाइक्रोराइजा को वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइक्रोराइजा कहते हैं जो कि कोर्टिकल सेल्स के अंदर जाकर के वह साइकिल बना लेता है रूट में। एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस टू फॉर्म माइक्रोराइजा। द फंगस, ये जीनस याद करना है। द फंगस सिम्बायोंट इज दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब, ये मार्क कर लो, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस करता है वो एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल एंड द पास टू द प्लांट। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशंस फॉर द अदर बेनिफिट ऑल्सो सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बोर्न पैथोजन, बीमारी नहीं लगती रूट में उसकी। Tolerance to the salinity in drought and overall increase in the plant growth and development. Can you tell what the advantage फंगस को वहाँ पर खाने का सामान मिलता होता है, ध्यान रखना। Next, cyanobacteria, blue-green algae are autotrophic microbes and widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen, like example Inabina, Oscillatoria, Nostoc, तीनों याद करने हैं, तीनों blue-green algae हैं, तीनों आपके symbiotically और free living भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते होते हैं, ठीक है ना। वो आपको ये एंथोसिरोस में, आपको ये साइकस में जो कोरोलॉइड रूट है वहाँ पर, आपको ये एजोला में, एजोला पिनाटा वहाँ पर मिलेंगे, फर्न्स में भी मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है कि धान के खेत में ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ओलोसीरा उसका नाम है, दिया नहीं है, साइनोबैक्टीरिया ओलोसीरा सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड, जब ब्लू ग्रीन एल्गी खेत में मर जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करते ही हैं, मरने से इनके वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता है और सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce the dependence on chemical fertilizer. तो यहाँ भैया ये हो जाता है चैप्टर खत्म।
इतना सा चैप्टर है, बहुत सारे 2 सवाल तो आएंगे पक्का, जो बताया बस वही आएगा, याद कर लेना, गारंटी है इस बात की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ देख लेना। वन शॉट वीडियोज़ का लिंक है, वहाँ देख लेना। अलग अलग चैप्टर की वीडियो का लिंक है, वो देख लेना। और अगर आपको लगातार मेरे चैनल पर वीडियो देखने तो बने रहना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जरूर कर देना। इट विल सपोर्ट टू मी अ लॉट। एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, सबका भला होगा तो आपका भला होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।